नमस्ते बच्चों, नांदुरकर टीचर 7वीं ABC के लिए इतिहास का चौथा पाठ आज शुरू करने वाली है। इस वीडियो में देखो तो चौथा पाठ का नाम है शिवाजी महाराज से पूर्व का महाराष्ट्र। जब शिवाजी महाराज आने से पहले हमारा महाराष्ट्र राज्य कैसा था, इसकी जानकारी आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में महाराष्ट्र का अधिकांश प्रदेश अहमदनगर के निजामशाह और बीजापुर के देखो अहमदनगर के आदिल शाह अहमदनगर के निजाम शाह, बीजापुर की आदिल शाह इसके आधिपत्य में था। मुगलों का खानदेश में प्रवेश हो चुका था। उनका उद्देश्य यह था कि दक्षिण में अपना सत्ता विस्तार करना। कोंकण के तटों पर अफ्रीका से आए हुए सिद्दी लोगों ने अपनी बस्तियां बसाई थी। इसी कालखंड में यूरोप से आए हुए पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच आदि विदेशी सत्ताओं के बीच समुद्री प्रतिद्वंद्विता और पारस्परिक संघर्ष प्रखर होता जा रहा था। उनके बीच व्यापार के लिए बाजार पर अपना नियंत्रण पाने के लिए होड़ मच्छी थी। पश्चिमी तट पर गोवा और वसई में पुर्तगालियों ने पहले से ही अपना राज्य स्थापित किया गया था। अंग्रेजों, डचों और फ्रांसीसियों ने व्यापारिक कंपनियों के माध्यम से गोदामों के रूप में चंचू प्रवेश किया था। चंचू प्रवेश का अर्थ है एक गुप्त प्रवेश, और ये सभी सत्ताएं एक दूसरे की शक्ति का अनुमान करती हुई स्वयं को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रही थी। साथ ही जितना संभव होगा उतना अपना वर्चस्व बनाए रखने की योजना में भी लगी हुई थी। उनके इस पारस्परिक संघर्ष के कारण महाराष्ट्र में अस्थिरता और असुरक्षितता निर्माण हो गई थी। तो आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र में क्यों अस्थिरता और सुरक्षितता निर्माण हुई। तो इसके पीछे ये सब कारण है। यूरोप के इन अलग अलग लोगों को उनके तोपों के कारण तोपकर अर्थात टोपा वाला कहते थे। शिवाजी महाराज से पूर्व के समय में लोगों की बस्ती, प्रजा और शासक के बीच अधिकारी, बाजार हाट, कारीगर आदि सेतु का कार्य करते थे। इनका स्वरूप समझने के लिए गांव को मौजा यानी छोटा गांव, कस्बा और परगना जैसे भौगोलिक स्थानों का परिचय होना आवश्यक है। कई गांवों को मिलाकर परगना मानता था। जैसे हमारा पुणे शहर है, ये भी एक परगना था क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे गांव थे और सभी गांवों को मिलकर परगना बोले जाता था। सामान्यतः परगना के मुख्य स्थान को कस्बा कहते हैं। परगना का जो मुख्य स्थान होता है इसे कस्बा कहते। कस्बे की अपेक्षा छोटे स्थान वाले गांव को मौजा कहते थे। अब हम गांव, कस्बा और परगना का क्रमशः संक्षिप्त जानकारी लेने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे गांव को ही मौजा नाम से जानते थे। अधिकांश लोग
गांव में ही रहते थे। गांव को मौजा भी कहते थे। गांव को प्रमुख पाटिल मुखिया होता था। लोग गांव की अधिकाधिक भूमि को उपज के लिए उपयोग में लाते थे। इसके लिए गांव का मुखिया अर्थात पाटिल प्रयास करता था। गांव में झगड़ा विवाद होने पर शांति बहाल करने का काम पाटिल करता था। उसके कार्य कुलकर्णी की सहायता से करता था। जमा राजस्व का अभिलेख अथवा लिखा पढ़ी रखने का काम कुलकर्णी का था। गांव में विभिन्न काम करने वाले श्रमिक यानी प्रजा थे। उनको व्यवसाय से संबंधित अधिकार वंश परंपरा से प्राप्त होते थे। गांव में श्रमिक अपनी सेवाएं करते थे और उसके बदले उन्हें किसान अनाज देता था, यानी अनाज का कुछ हिस्सा मिल जाता था। उस हिस्से को बलूत नाम से जानते थे। इसके बाद देखो, पहले हमने गांव के बारे में जानकारी देखी है। अभी हम देखने कस्बा। तो एक बड़े गांव को कस्बा नाम से जानते थे। सामान्यतः कस्बा परगना का मुख्य स्थान होता था। और जैसे इंदापुर परगना का मुख्य स्थान इंदापुर कस्बा, वाई परगना का मुख्य स्थान वाई कस्बा। गांव की तरह कस्बे भी मुख्य व्यवसाय खेती थी और वहाँ बढ़ई, लोहार आदि कुशल श्रमिक कारागिर भी होते थे। कस्बे से जुड़े बाजार पेट हाट भी होते थे। शेटे और महाजन बाजार पेट के माफीदार अथवा जागीर प्रशासक थे। ऐसा नहीं कि प्रत्येक गांव में बाजार पेट होती थी, लेकिन गांव में बाजार पेट बसाने का काम शेटे महाजनों का इनका काम था और इसके लिए उन्हें सरकार द्वारा जमीन और गांव वालों से कुछ अधिकार प्राप्त होते थे। बाजार पेट का हिसाब किताब रखने का काम महाजन देखता था कस्बा में। ऐसे ये गांव और कस्बा ये दोनों का कारोबार चलता था। नीचे देखो, क्या तुम जानते हो वीर माता जिजाबाई के आदेश पर पुणे के समीप पाषाण में एक पेट हाट बसाई गई थी, यानी बाजार पेट इसे आज हम कहते हैं। उसे जीजापुर कहते हैं। मालपुरा, खेलपुरा, परसपुरा, विठापुरा ये सभी औरंगाबाद में बसाई गई नई पेठे हैं। ये नई पेठे मालोजी, खेलोजी, परसोजी और विठोजी के नामों पर बसाई गई थी। खेड़ से जुड़ा शिवापुर शिवाजी महाराज के नाम पर बसाई गई थी। तो ये जो नाम, ये जानकारी दी, अधिक जानकारी के लिए दिया जाता है। इसके बाद देखो, दो गांव स्वतंत्र है ये दर्शाने के लिए बुद्रुक और खुर्द शब्दों का उपयोग किया जाता है। जैसे आज भी तुम छोटे गांव में गए तो वहाँ ये शब्द सुनने को पढ़ने के लिए मिलेंगे। खुर्द और बुद्रुक यानी छोटा, इसका अर्थ है छोटा। मूल गांव बुद्रुक और नया गांव खुर्द यानी छोटा गांव। जैसे वडगांव बुद्रुक, वडगांव खुर्द। गांव यानी दो भाग गांव के, तो जो छोटा है इसको खुर्द कहते हैं और जो थोड़ा बड़ा होगा उसको बुद्रुक कहते थे। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं परगना। तो पहले हमने देखा गांव, दूसरा देखा कस्बा और तीसरा आज हम देखने वाले हैं परगना। कई गांवों को मिलकर परगना बनता था। फिर भी सभी परगनों में गांवों की संख्या समान नहीं होती थी। जैसे पुणे
ये परगाना शहर था, यानी बहुत बड़ा गांव था। वह बड़ा परगाना था, इसमें 290 गांव थे। कितने गांव थे? चाकण परगाने में 64 गांव थे। शिरवल परगाना छोटा था, इसमें 40 ही गांव थे। देशमुख और देशपांडे परगाने के माफीदार अर्थात वतनदार अधिकारी थे, यानी बहुत बड़े। परगाने के पाचलों का यानी मुखिया का प्रमुख देशमुख होता था। गांव के स्तर पर जो कार्य पाटिल करता था, वही कार्य परगाने के स्तर पर देशमुख ये काम करता था। इसी तरह परगाने के सभी कुलकर्णियों का प्रमुख देशपांडे था। गांव के स्तर पर जो कार्य कुलकर्णी करता था, वही कार्य परगाने के स्तर पर देशपांडे करता था। वे माफीदार अर्थात वतनदार अधिकारी प्रजा और सरकार के बीच सेतु अथवा पुल का काम करते थे। परगाने के गांवों पर कभी कोई संकट आता अथवा अकाल जैसी स्थिति निर्माण हो जाती तो प्रजा की मांगों की सरकार के सम्मुख रखने का काम ये वतनदार अथवा माफीदार अधिकारी करते थे। कभी कभी ये अधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग भी करते थे। कभी वे प्रजा से अधिक पैसा वसूल करते तो कभी प्रजा से इकट्ठा भी की गई राशि को सरकार के पास जमा करने में विलंब करते थे। ऐसी स्थिति में प्रजा त्रस्त हो जाती थी। और इसके बाद देखो, क्या तुम जानते हो वतन अरबी शब्द है तथा महाराष्ट्र में यह शब्द वंश परंपरा द्वारा और स्थायी रूप में उपभोग की जाने वाली भू राजस्व लगान का अर्थ है कर के रूप से पैसा, मुक्त जमीन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। और आज हमने देखो शिवाजी महाराज से पूर्व का महाराष्ट्र, इस पाठ में गांव यानी मौजा, गांव को ही मौजा कहते हैं। दूसरा है कस्बा और तीसरा है परगना। जैसे पुणे ये परगना शहर, इसमें 290 ये इतने छोटे छोटे गांव मिलकर ये परगना बन गया था। ऐसे इनके बारे में आज मैंने आपको जानकारी दी। इसके बाद जो वीडियो होगा इसमें अकाल का संकट आने के बाद क्या होता था, इसके बाद वारकरी पंथ का कार्य क्या था उस समय, और संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत एकनाथ, इनके कार्य तब क्या थे लोगों के प्रति, इसके बारे में जानकारी बाद में देने वाली। ओके।